डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत पावरफुल बनाने में और कहना चाहिए बहुत प्रभावशाली बनाने में इसका काफ़ी योगदान रहता है। हम अपनी मातृभाषा हिंदी में भी जब अपनी बोलचाल में या अपने किसी स्पीच में अगर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, कहावतों का प्रयोग करते हैं, तो सुनने वालों पर उसका जो प्रभाव है वो और अधिक बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ईडियम से संबंधित यानी उनके मीनिंग से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर से एसएससी, एनडीए, बैंक, सीडीएस और सिमिलर एग्जामिनेशंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ईडियम सीखेंगे जो कि वर्ब टू बी से मेरा यहाँ तात्पर्य है लिंकिंग वर्ब, इज, आर, एम, वॉज, वर, इनके से कौन कौन से ईडियम शुरुआत होते हैं। और अब देखिए यहाँ पर आया टू बी प्लस एक प्रेपोजिशन यूज हुआ एट। अब इसके बाद नाउन हो सकता है विशेष तौर से, क्लियर है। तो अब इसमें देखिए कुछ ईडियम देखते हैं जो अभी हाल ही में खास तौर से एसएससी एग्जाम में कई बार पूछे गए। यहां पर पहला देखिए टू बी इल एट होम, विशेष तौर से इन ए सब्जेक्ट। इसका मतलब किसी सब्जेक्ट में निपुण होना, उस सब्जेक्ट में बहुत कंफर्टेबल होना, उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होना। तो ये जो वीडियो देखिए टू बी एट करके आया है, आगे में टू बी अंडर समथिंग, टू बी जो अलग अलग तरीके के प्रेपोजिशन है उनको टू बी इन अलग अलग समझेंगे। तो अब ये जो वीडियो में देखिए तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट में वो बहुत निपुण है, बहुत एक्सपर्ट है। जैसे मोहन इज एट होम इन इंग्लिश, कि मोहन अंग्रेजी का जो विषय है उसके अंदर बहुत निपुण है। तो अगर सब्जेक्ट आ जाए इट मीन्स उस सब्जेक्ट की उसको अच्छी नॉलेज है, उसके अंदर वो बहुत कंफर्टेबल है, उसकी के अंदर उसको बहुत ज्ञान है, उसमें उस सब्जेक्ट में उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर सब्जेक्ट आ जाए टू बी एट, अगर व्यक्ति का नाम आ जाए टू बी एट होम विद समबडी, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति के साथ बातचीत करने में, उसके साथ रहने में, उसके साथ डीलिंग में वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, यानी वो जाना पहचाना परिचित व्यक्ति है, इसलिए तो कंफर्टेबल होगा। अनजान व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो इसका मतलब कि परिचित या जाना पहचाना होना, टू बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद समवन, कि किसी के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात होना। अब कोई व्यक्ति अधिकारी है, उससे आपका परिचय नहीं है, पहली बार उसके सामने जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मन में बेचैनी, घबराहट जी, अचानक से मन में एक अजीब तरीके का हल्का हल्का सा डर रहता है, यार पता नहीं कैसा व्यवहार होगा, कैसे उसका बातचीत का वो होगा। तो व्यक्ति के साथ अगर आप एट होम है तो इसका मतलब यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल वाइल डीलिंग विद दैट पर्सन, ओके। सेकंड देखिए अंकित इज एट होम विद राकेश। आप ये भी कह सकते हैं माई मैनेजर इज वेरी जेंटल पर्सन, आई एम ऑलवेज एट होम विद हिम। अब देखिए ये तो हो गया एट होम होना। अरे भाई आप घर पर बहुत आराम से महसूस करते हैं ना, और अगर वो विदेश में चले जाएं, किसी नई जगह पे चले जाएं, नए शहर में चले जाएं, घर के बाहर, तो आपको उतना कहना चाहिए कि मन कंफर्टेबल नहीं रहता जितना घर पे रहता है। तो ये इसलिए एट होम कहा गया। अब इसका अपोजिट देखिए टू बी एट सी। अगर आपको समुद्र पे छोड़ दिया जाए, दूर दूर तक पानी पानी दिखाई देता है, तो अजीब तरीके की घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, अनसर्टेनिटी की स्थिति में आ जाते हैं, क्या होगा, चारों तरफ पानी पानी है, क्या करें क्या नहीं करें। तो टू बी एट होम का उल्टा है टू बी एट सी, यानी टू बी कंफ्यूज्ड और अनसर्टेन, भ्रमित, घबराहट, अनिश्चय की स्थिति में होना। सेंटेंस देखिए, और जो भी मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, अगर आप इन एग्जांपल्स को अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ लेंगे तो आप इनको आसानी से रख पाएंगे। मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप ये कह सकते हैं आई एम एट होम इन हिंदी। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डर लगता है, उसकी नॉलेज आपको नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम एट होम इन इंग्लिश। मीन्स अंग्रेजी मुझे आती नहीं, अंग्रेजी आती है तो घबराहट हो जाती है। सेंटेंस देखिए
Many students are at sea when they are asked to speak in English. कि जब बहुत से स्टूडेंट्स अनिश्चय और घबराहट और बेचैनी की स्थिति में होते हैं जब उनसे अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा जाता है। होता है ना, जो खासतौर से हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश नहीं आती है तो उनके साथ ऐसा होता है। तो तीनों बहुत ही अच्छे ईडियम है, टू बी से शुरू हुई है। क्लियर? आइए अगला ईडियम हम लोग देखते हैं, टू बी एट ए या टू बी एट द क्रॉस रोड्स। अब देखिए क्रॉस रोड, मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, ठीक। अब वो सड़क अचानक दो भाग में बट गई यूं। अब आपको बड़ी संशय की स्थिति हो गई, इंडिकेशन है नहीं कि जहां आपको जाना तो इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, तो बड़ी अनिश्चय की स्थिति हो गई आपके लिए, हो गई ना। तो ऐसी जो अनिश्चय की स्थिति हो जाती है उसके लिए कहते हैं टू बी एट द क्रॉस रोड। मान लीजिए आपके सामने दो ज्वाइनिंग लेटर आ गए, एक किसी बैंक का आ गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया। कहते यार आई एम एट द क्रॉस रोड वेदर आई शुड ज्वाइन बैंकिंग जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसी दुविधा की स्थिति होना जहां आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, ठीक। तो ऐसे में इसके लिए हम बोलेंगे विषम या अनिश्चय की स्थिति, मीन्स एट ए क्रिटिकल पॉइंट इन वंस लाइफ, कि अपने जीवन में किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पर आ गए और ऐसी स्थिति यू डोंट नो व्हाट टू डू, कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ठीक। तो इसे कहते हैं हम लोग टू बी एट द क्रॉस रोड। सेंटेंस देखिएगा, एवरी अनएम्प्लॉयड यूथ फील्स हिमसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स आफ्टर ग्रेजुएशन, या लगभग हर बेरोजगार युवा के साथ होता है। जैसे ग्रेजुएशन की तो एक बड़ी विषम स्थिति आ गई कि यार अब मैं कौन से एग्जाम की तैयारी करूं, गवर्नमेंट जॉब में जाऊं कि प्राइवेट जॉब में जाऊं। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी जाऊं तो उसमें भी 10 तरीके के डिपार्टमेंट है, 50 तरीके के डिपार्टमेंट है, 50 तरीके की पोस्ट है, किसकी तैयारी करूं, किसकी तैयारी नहीं करूं। तो वो क्रॉस रोड होता है, ठीक। अगला देखिए, एसएससी में अनेक बार पूछा गया है, टू बी एट द डेगर्स ड्रॉन। अब यहां पर एक आता है डेगर क्या होता है। डेगर जो छोटी कटार होती है ना, तलवार होती है ना, शॉर्ट्स, तलवार का जो छोटा रूप के अंदर जो होता है, जो कल इतना आता है कभी इतना बड़ा आता है, यानी 8 इंच 9 इंच 10 इंच तक की जो छोटी तलवार का रूप होता है उसे कटार कहते हैं। चाकू कह लीजिए, पर कटार कहना ज्यादा उपयोगी है क्योंकि चाकू सीधा होता है, कटार थोड़ा सा कर्व लिए हुई होती है, ठीक। अब मान लो कोई हमेशा कटार ताने हुए रहे किसी को मारने के लिए, आया कि कटार घोंप देंगे, तो टू बी एट डेगर्स ड्रॉन, हमेशा कटार ताने रहना, इसका मतलब एक दूसरे के प्रति दुश्मनी होना, एक दूसरे के प्रति जानलेवा हमला करने की मन में इच्छा होना। तो इसका मतलब क्या हो गया, खुली दुश्मनी। अरे भाई आप लोग जानते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट डेगर्स ड्रॉन, हमेशा एक दूसरे पर कटार ताने रहते हैं। इवन चाइना एंड इंडिया आर ऑलवेज एट डेगर्स ड्रॉन, इट मीन्स ओपन एनमिटी, खुली दुश्मनी। अभी हाल ही में एसएससी में इसका मीनिंग दिया हुआ था, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री विद ईच अदर। अगर दो या दो से ज्यादा लोग हैं, एक दूसरे से सख्त नाराज है, दुश्मनी होना या भयंकर नाराजगी होना, तो भी हम लोग कहते हैं टू बी एट डेगर्स ड्रॉन। अब जैसे दो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने इंडिया में, कांग्रेस और बीजेपी, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं ये, ठीक है। सो सेंटेंस बनाया था, कांग्रेस एंड द बीजेपी आर ऑलवेज एट डेगर्स ड्रॉन, कि कांग्रेस और बीजेपी तो एक दूसरे में वैसा तलवार कटार ताने रहते हैं, मौका चला के घोंपती। नेक्स्ट देखिए, एसएससी में एक एग्जांपल दिया हुआ था, टू फ्रेंड्स आर नाउ एट डेगर्स ड्रॉन ओवर ए पिटी इशू, कि दो दोस्त हैं, आजकल क्या है, छोटे से इश्यू पर, बहुत मामूली से मुद्दे पर उनके बीच में बहुत खुली दुश्मनी है, बहुत भयंकर नाराजगी है, एट डेगर्स ड्रॉन। क्लियर? आइए नेक्स्ट, और अगेन देखिए यहां पर टू बी से शुरू हुआ है ये यहां पे, और ये जो देखिए टू बी एट लॉस फॉर वर्ड्स, आप कुछ बोल रहे हैं, आपको भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया गया, ठीक, लेकिन बीच में आप कहीं भूल गए कि मैं क्या बोलूं। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में यू आर एट लॉस फॉर वर्ड्स। तो आश्चर्य या दुख के कारण मान लीजिए, या लोगों के सामने आप खड़े हैं, कुछ घबराहट के कारण से मान लीजिए, कुछ कहने की स्थिति में न होना या हक्का बक्का रह जाना। जैसे देखिए आप सेंटेंस, व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज डिसमिसल,
कि जब डिस्मिसल का मतलब किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना, बर्खास्तगी, जब उसने अपने बर्खास्तगी का समाचार सुना, ही वॉज कंप्लीटली एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, तो एकदम हक्का बक्का रह गया, शब्द ही नहीं आए मुंह में कि क्या बोले। ठीक, और ये देखिए अब ये एसएससी में अनेक बार पूछा गया है, टू बी एट लार्ज। अब देखिए वैसे तो अगर अलग अलग शब्द देखें तो लार्ज का मतलब बहुत बड़ा होता है, पर खास तौर से जो अपराधी होते हैं, ठीक है, वो अगर एट लार्ज है, इसका मतलब वो अरेस्ट नहीं किए गए हैं, वो अभी भी आजादी से घूम रहे हैं। तो इसका जो यूज किया जाता है खासतौर से क्रिमिनल्स के लिए किया जाता है कि जो अपराधी हैं, जब वो अपराध करके भाग जाते हैं, अरेस्ट नहीं किए गए हैं, तो दे आर स्टिल फ्री, आजाद हैं। इसका प्रयोग स्पेसिफिकली आई हैव मेंशन्ड हियर, इसका प्रयोग अपराधियों के गिरफ्तार होने के पूर्व की आजादी के लिए होता है। गुड द पॉइंट। जैसे द थीफ इज स्टिल एट लार्ज, कि जो चोर है वो अभी भी आजाद है, क्योंकि चोर को तो क्या होना चाहिए, गिरफ्तार हो जाना चाहिए, पर वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो अभी भी आजाद है। ठीक, तो एक तरीके से हो गया यहां पर चोर के बारे में। सेकंड देखिए, ये एसएससी में पूछा हुआ सेंटेंस है, द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिस पर एक्यूज कर दिया गया, आरोप लगाया गया। द एक्यूज्ड ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन आर स्टिल एट लार्ज, कि जो बम एक्सप्लोजन जो विस्फोट हुआ बम का, उसके जो आरोपी हैं वो अभी भी क्या है, दे आर स्टिल एट लार्ज, अभी भी अरेस्ट नहीं हुई है, अभी भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो आजाद घूम रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से बच के बाहर आराम से घूम रहे हैं। नहीं, टू बी एट ईच, एक था देखिए टू बी इल एट ईच, अब टू बी एट ईच इसका मतलब आराम से होना, और इल कर दिया तो इसका मतलब कि बेचैन, परेशान, अशांत होना, इसका मतलब रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। सेंटेंस देखिए, ही फील्स एट ईज इन मैथमेटिक्स, कि वह मैथमेटिक्स में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, इसका मतलब रिलैक्स्ड है, उसको मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज है। आप इसको ये भी कह सकते थे, ही फील्स एट ईज एट होम इन मैथमेटिक्स। ठीक, तो होम वाला भी यूज कर सकते थे। ठीक, आइए नेक्स्ट देखिए, अगेन यहां पर टू बी एट ही है, पहला है टू बी एट डेथ्स डोर। अब ये इसके कहते हैं मौत के दरवाजे पर होना, इसका मतलब है मौत के बहुत निकट होना, मरणासन अवस्था में होना, बस अंत समय होना उसका। ठीक है, तो देखिए जैसे मीनिंग है क्लोज टू डेथ, मरने ही वाला है। टू बी अबाउट टू डाई, टू बी अबाउट टू डाई, यानी उसका अंत समय आ गया, उसका इंतकाल होने ही वाला है, हो सकता है घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में, 1-2 दिन में। सेंटेंस देखिएगा, when he reached home he found his grandmother was at death's door, ये was लगना चाहिए था, गलती से टाइपिंग की मिस्टेक में छूट गया कि ये to be at है। सो जब वह घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी जो दादी थी, जो दादी माँ थी, वो क्या थी, बस मरणासन अवस्था में थी, उसकी डेथ होने ही वाली थी। अब एक बहुत अच्छा जो एसएससी में अनेक बार पूछा गया है, टू बी एट समवन्स बैक एंड कॉल। अब बैक की स्पेलिंग BECK नहीं करेंगे, इसका मतलब है किसी अन्य व्यक्ति का पिछलग्गू होना, उसका कहना चाहिए चापलूस होना, उसका अधीन काम करने वाला, जैसा उसने कुछ ऑर्डर दिया और गुलाम की तरीके से उसके ऑर्डर का पालन करना वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति किसी अन्य के बैक एंड कॉल पर है। ठीक, मीनिंग देखिएगा, टू कैरी आउट समवन्स विशेस ऑर्डर्स कॉन्स्टेंटली, कि निरंतर किसी अन्य व्यक्ति के आदेश या उसकी इच्छाओं की पूर्ति को पूरे करने वाला व्यक्ति, मीन्स टू बी एट समबडीज डिस्पोजल, हमेशा दूसरों का आदेश पर या दूसरों की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करने वाला व्यक्ति। तो यह एसएससी में अनेक बार पूछा जा चुका है। क्लियर, मैं फर्स्ट पेज में जो भी वीडियोज आप लोगों को दे रहा हूं, ये एसएससी में अनेक बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो आइए सेंटेंस देखते हैं, ऑल द क्लर्क्स आर एट बैक एंड कॉल ऑफ द मैनेजर, कि जो भी क्लर्क्स हैं, वो जो मैनेजर है, हमेशा उसके आदेश, उसकी इच्छा, उसके ऑर्डर का पालन करते हैं, यानी वो उसके अधीन रहते हैं। जैसे मैनेजर ने कोई काम कहा
तो उस मैनेजर के काम करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, ही एक्सपेक्ट्स, यानी वो उम्मीद करता है सबॉर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल, कि ये कोई बॉस होगा, मैनेजर होगा, इसके अंडर में जो सबॉर्डिनेट्स है, जो उसका अधीन का जो स्टाफ है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा ये चाहता है कि वो लोग उसके बैक एंड कॉल पे रहे। कहने का मतलब जैसे उसने कोई ऑर्डर कहा, जैसे कोई काम करने का इशारा किया, तो उसके जो असिस्टेंट्स हैं वो उसका काम करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले हैं। तो देखिए अभी भी ये हम एड पे ही चल रहे हैं, बहुत अच्छे वीडियोज हैं ये। और नेक्स्ट देखिए, टू बी एट लॉगर्स हेड विथ समवन। अब देखिए लॉगर हेड्स क्या होता है? लॉगर हेड का मतलब होता है लकड़ी का कोई बड़ा गट्ठा। अब लकड़ी के गट्ठे भी उस कॉर्नर पर, कोई किस कॉर्नर पर, इसका मतलब सीधा सा वो दोनों कॉर्नर पर है, उनमें आपस के अंदर कोई भी किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है। वो एक दूसरे से हमेशा विरोध में रहते हैं, एक दूसरे से हमेशा विवाद करते रहते हैं, क्योंकि लॉगर हेड्स का मतलब लकड़ी का एक बड़ा गट्ठे के दोनों छोर पे बैठे हुए हैं, सामंजस्य नहीं है। तो हिंदी में मीनिंग है किसी के साथ झगड़ा या विवाद होना, मीन्स टू बी ऑन बैड टर्म्स। आपने कहा यार आप थोड़ा सा अपने भाई से मेरा काम करवा दो, मैंने कहा यार मेरी आजकल पटरी नहीं बैठती है, ठीक। तो बस वही है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, दो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, हालांकि राम और श्याम क्या है? भाई है। दे आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड विद ईच अदर, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे से क्या है? विवाद की स्थिति में रहते हैं, एक दूसरे से दूरी बना के रहते हैं, यानी उनसे एक दूसरे में सामंजस्य नहीं है, दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है, उनके संबंध ठीक नहीं है। और एसएससी सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, शब्दों पे जाएंगे तो मीनिंग नहीं आएगा। टू बी एट द हेल्म। अब देखिए टू बी एट द हेल्म का मतलब है किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा पद होता है, उस पद पर आसीन व्यक्ति के लिए कहते हैं ही इज एट द हेल्म। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का लेना चाहिए। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव हुए, पहले सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी, पर वर्तमान समय में खड़गे साहब अध्यक्ष हैं। तो आप कह सकते हैं कि मिस्टर खड़गे इज एट द हेल्म ऑफ द कांग्रेस पार्टी नाउअडेज, कि उसका जो शीर्ष पद है, जो सबसे बड़ा पद है, उस पर आसीन है। जैसे बीजेपी में कह सकते हैं आज बीजेपी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी सरकार में आज के तारीख में प्राइम मिनिस्टर है, तो मोदी जी इज एट द हेल्म, ठीक। तो प्रमुख पद या स्थान पर आसीन होना, एट द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, परिवार हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, सामाजिक कोई गांव का जैसे हेडमैन होते हैं, ठीक। तो देखिए एक सेंटेंस ये पूछा गया था, किसी के बारे में कहा गया था, ये फॉरेनर का इसलिए नाम है, एग्जाम का मैंने जो ले लिया, मिस्टर बान मून की इज एट द हेल्प इन यूएनओ। ये जब पूछा गया था तब यूएनए के जो कहना चाहिए हेड थे वो बान मून की था, जब ये सेंटेंस पूछा गया था तब। अभी आज की तारीख में कोई अन्य व्यक्ति है, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक। ये एसएससी में अनेक बार पूछा गया। टू बी एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। अब अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता के अंतिम छोर पर आ गए, एंड पर आ गए, तो क्या होगा? इट मीन्स आप घबरा गए, आपको उसकी नॉलेज ने क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि बुद्धिमत्ता के अंतिम छोर पर आ गए। तो टू बी एट वंस विट्स एंड, इट मीन्स परेशान या घबराई स्थिति में होना है। जब एसएससी में पूछा गया तो देखिए इसका मीनिंग था टू गेट पजल्ड, पजल हो जाना, टू बी परप्लेक्स्ड एंड नॉट नो व्हाट टू डू, कि एकदम से परप्लेक्स्ड हो जाना, घबराई स्थिति में हो जाना, पता नहीं चले क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, विट जो है, वो काम नहीं कर रही है। अब उसके अंतिम छोर पर आ गए, उसकी समाप्ति पर आ गए, एट विट्स एंड। क्योंकि ये थोड़ा शाब्दिक अर्थ इसका अलग है, जो इसका कहना चाहिए एक्चुअल जो मीनिंग है, और ईडियम में यही होता है कि ईडियम में जिन शब्दों का यूज किया जाता है उन शब्दों के मीनिंग से अलग मीनिंग होता है उस कंप्लीट ईडियम का। जिसे कहा गया ए डार्क हॉर्स। अब यहां वैसे तो कहा है डार्क हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, डार्क मीन्स जो बहुत गहरे रंग का कहना चाहिए, काला कहना चाहिए, लेकिन यहां पर इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो छुपा रुस्तम है, उस पर अनंत संभावना है लेकिन लोगों को पता नहीं है, और जब किसी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करता है तो जीत जाता है।
ठीक। तो शब्दों का जो ईडियम में यूज होते हैं उनका शाब्दिक मीनिंग अलग होता है और ईडियम का मीनिंग अलग होता है, ठीक। तो ये इसका मतलब टू गेट पजल्ड यानी घबरा जाना, परेशान हो जाना, व्याकुल हो जाना, और ऐसी स्थिति में कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। सेंटेंस देखिए, ही वॉज एट हिज विट्स एंड आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ द अनटाइमली डिमाइज ऑफ हिज फादर। एक बहुत अच्छा देखिए, डिमाइज का मतलब होता है डेथ, कि जब उसने, अनटाइमली का मतलब असामयिक जिसे कहते हैं कि अभी उनकी डेथ होने की उम्र नहीं थी, यंग एज हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भारी बीमारी हो सकती है। तो जब उसके पिताजी की अनटाइमली डिमाइज की उसने खबर सुनी तो भयंकर तरीके से वो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, घबरा गया, क्या करूं क्या नहीं करूं, आगे क्या होगा, ऐसा, ठीक। बहुत अच्छे इडियम्स हैं एसएससी के लिए और अदर एग्जामिनेशन के लिए। तो टू बी एट वाला, अब आइए टू बी एट लो एब। ये जो ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, कि बड़ी बड़ी लहरें ऊपर उठती हैं फिर लहरें नीचे आ जाती हैं, ठीक, उसे हम एब कहते हैं, पानी का उठान नीचे हो। यहाँ लो एब का मतलब जो पानी बिल्कुल नीचे ही पे आ जाता है। शाब्दिक अर्थ तो ये है। इसका जो रियल मीनिंग है ये देखिए, टू बी इन ए स्टेट ऑफ डिक्लाइन, कि कोई भी जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो बिजनेस हो सकता है, स्टडी हो सकती है, कोई प्रोग्रेस हो सकती है, वो हमेशा डिक्लाइन की स्थिति में यानी नीचे के स्तर पर आ जाना, गिरते चले जाना, डिक्रीजिंग पोजीशन में होना। मैंने पूछा भाई हाउ इज योर बिजनेस, तो उन्होंने कहा सर नाउअडेज इट इज एट द लो एब। हाउ इज योर इंथुजियाज्म टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, तो नजर नहीं, प्लेयर्स का जो जोश खरोश वो बिल्कुल निचले पायदान पर है, ठीक। तो उसे कहते तो घटता हुआ जो भी चीज है वो बढ़ नहीं रही, नीचे जा रही, कम होती जा रही, ठीक। सेंटेंस देखिए, ये जो पहले पूछा गया, द पॉपुलरिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी एट ए लो एब नाउअडेज। अभी आपको मालूम है बीजेपी की सरकार है और कुछ स्टेट्स को छोड़ दो, बाकी सब में भी स्टेट्स में भी बीजेपी की सरकार है। तो जो कांग्रेस की जो पॉपुलरिटी है वो क्या है आजकल, बिल्कुल गिरावट पर है, लो एब पर है। सो द पॉपुलरिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यहां पे इज लगना चाहिए था, इज एट ए लो एब नाउअडेज, कि आजकल कांग्रेस पार्टी की जो पॉपुलरिटी है, पहले पूरे देश में कांग्रेस का राज था, अधिकांश स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन वो अब क्या है, दैट पॉपुलरिटी इज एट द लो एब, अब वो गिरावट पर। नेक्स्ट देखिए, द इंथुजियाज्म ऑफ द एम्प्लॉयज इज एट ए लो एब, कि जो एम्प्लॉयज का इंथुजियाज्म है वो भी क्या है, गिरावट पर है, घट गया है, पतन की ओर है। अगला देखिए इडियम, टू बी एट वंस फिंगर्स एंड्स, या टू बी एट वंस फिंगर्स टिप्स। अभी अंगुली है, आप यहां से चल देते इस पे आ गए तो आगे खत्म हो गया ना सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहां पर जो इसका मीनिंग है वो कहना चाहिए कि साहब मेरी अंगुलियों पे है ये सारी चीजें, तो यानी मुझे अच्छे से जानकारी है, रटी हुई है, जो एंड इन पर है, क्लियर। तो इसका मतलब है कि किसी चीज को, किसी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट की थरेली नॉलेज है, उसको अच्छे से जानता है, जानकारी है उसको पूरी, तो कहते हैं कि दीज थिंग्स आर एट माई फिंगर्स एंड एट माई फिंगर्स टिप, ठीक। तो भली बातें याद होना मीन्स टू नो समथिंग थरेली। इसका प्रोनाउंसिएशन थॉरोली नहीं करेंगे, थरेली, थरली, थरली। सेंटेंस देखिए, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट, ही हैज एवरी आंसर एट हर फिंगर्स टिप्स, क्यों, हर आंसर, हर उत्तर उसकी अंगुलियों की टिप्स पर है। बातचीत में, सामान्य बातचीत में, अरे यार ये तो मेरी टिप्स पर है, कहने का मतलब कि आप यूं देख के बता दोगे, ठीक। तो बहुत अच्छा मुहावरा है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। तो ये अभी तक के इडियम थे, ये सबके सब थे टू बी, प्लस यहां पर एट लगाया, और एट लगाने का देखिए मैं आपको इसको शुरू से बता दूं, जहां से ये शुरुआत हुआ है, यहां पे टू बी एट नाउन उसके बाद लग जाता है, और ये एसएससी सहित एनडीए, सीडीएस, बैंक पीओ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सहित हमारी डे टू डे लाइफ में भी अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कहना चाहिए आपकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी प्रभावशाली होगी।
और लोग आपको सुनने के लिए आतुर होंगे, क्योंकि देखिए जो बातचीत में अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, रेडीमेड मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करता है, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सफलता का राज ही कहना चाहिए दे हैव द गिफ्ट, दे हैव द गैप ऑफ द, कहते हैं मुहावरा और है गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक, तो वो आपको इसमें याद होना चाहिए, ठीक। तो ये बहुत अच्छे इडियम्स। अब आगे के इसी में इडियम्स हम लोग टू बी प्लस जो अदर इडियम्स एंड फ्रेजेस है उनको हम लोग